अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम कोई रिसीवेबल्स के प्रोसीजर्स, पेएबल्स के प्रोसीजर्स, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, डेवलपमेंट कॉस्ट, ब्रांड्स, एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, एक्रूड एक्सपेंसेस, प्री पेमेंट्स, इनके प्रोसीजर्स हम लर्न कर चुके हैं। साथ हम कुछ प्रैक्टिस पास पेपर की ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी देखते हैं कुछ और क्या क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस आज करते हैं। स्प्रिंग 2020 में क्या टेस्ट हुआ, दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्प्रिंग 19 कवर कर चुके हैं, ऑटम 19 कवर कर चुके हैं, स्प्रिंग 18 हम कवर कर चुके हैं, स्प्रिंग 17 कवर कर चुके हैं। बीच में हमें जो है वो ऑटम 16 में एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ऑटम 16 में को 5 नंबर के लिए एग्जामिनर ने टेस्ट किया था। डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऑडिटर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो नंबर 1 आपको डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट से रीज़न बिहाइंड रिफ्यूज़ल, असेस करना चाहिए रीजनेबल या अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रीज़न, लाइक whether it is due to global customer, whether it is due to upsetting the customer, whether there are any dispute between client and its customer. And if a management refusal reason is justifiable, auditor should check receivables through alternative procedures, i.e. by inspection of post year end cash receipts to verify that cash has been received against debtors, and verify debtors in a sales system that there are supporting sale invoices, dispatch note, PIR entries and sale order from the customers. If auditor think that management reason for refusal is not justifiable, auditor should communicate the matter to those charged with the governance. If those charged with the governance do not provide us confirmation request, then we should consider impact on the audit opinion. ये 5 बातें करनी, क्या क्या डिस्कस करनी है। रीज़न देखनी किस वजह से है, रीज़न जस्टिफाइबल है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर 2 बता दिए, और अगर रीजन जस्टिफाइबल नहीं है तो 2 चार्ट विद गवर्नेंस से हमने डिस्कस करना है। और अगर 2 चार्ट विद गवर्नेंस की तरफ से भी हमें परमिशन नहीं मिलती फॉर सेंडिंग कंफर्मेशन, देन वी शुड कंसीडर इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन। रटा स्प्रिंग 16 में कोई 5 नंबर के लिए आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने हैं प्रोविजन को वेरीफाई करने के लिए, जो हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे प्रोविजन को कैसे वेरीफाई किया जाता है। ऑटम 15 में क्या टेस्ट हुआ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शेयर प्रीमियम से रिलेटेड बात नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। स्प्रिंग 15 हम कवर कर चुके हैं। ऑटम 14 क्या करना है, आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने हैं टू वेरीफाई एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया, 5 प्रोसीजर रटा लगा दो। कॉन्टीजेंसीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑटम 12 की अगर हम बात करें, ऑटम 12 में एक क्वेश्चन उसने टेस्ट किया फॉर 6 मार्क्स, बल्कि अच्छा खासा ये चैप्टर उसने टेस्ट किया। 6 + 8 14 + 14 28 + 6 34 मार्क्स के लिए चैप्टर टेस्ट किया उसने। इनफैक्ट नहीं, शायद ये क्वेश्चन तो चैप्टर 7 से रिलेटेड नज़र आ रहा है, चलो ये भी कवर करते हैं यहाँ पे। सो फॉर 6 मार्क्स करना क्या आपको, इंडिकेट व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग डेटर्स, व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग डेटर्स फॉर सर्कुलराइजेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन, कि किन बेसिस पर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कंफर्मेशन करनी चाहिए, वो आपने इंडिकेट करना है। क्या देखते हैं क्वेश्चन क्या। You are currently in the planning phase of the audit of Mineral Water Limited MWL for the year ended 30th June 2012. The following information is available for you. कस्टमर सेगमेंट है हमारे पास सुपरमार्केट, होलसेलर, रिटेलर, 5 स्टार होटल्स।
नंबर ऑफ कस्टमर सुपरमार्केट्स हैं 12, होलसेलर 65, रिटेलर 553 और 5 स्टार होटल हैं 7। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनकी तरफ इतना है, सुपरमार्केट्स की तरफ 10 डेज़ वालों का इतना बैलेंस है, जिनका 10 से 20 डेज़ से बैलेंस ओवर ड्यू है वो इतनी अमाउंट है, 21 to 30 डेज़ वाले इतने हैं, 31 to 90 डेज़ वाले इतने हैं, और अबव 90 डेज़ वाला का भी कुछ बैलेंस है। होलसेलर टोटल 65 है, बैलेंस इतना है, 10 डेज़, 10 to 20 डेज़, 21 to 30 डेज़, 31 to 90 डेज़ और ग्रेटर दैन 90 डेज़। उसके बाद रिटेलर्स की बात करें तो अच्छे खासे नंबर में हैं, अमाउंट स्मॉल है, 10 डेज़, 20, 30 to 90 और अबव 90 डेज़। 5 स्टार टोटल नंबर ऑफ 7 है और इनका बैलेंस इतना है, और आगे इनकी डिटेल है और नीचे टोटल आ गया। 50% provision for doubtful debt has been made by MWL against balances outstanding for more than 30 days, whereas the balance outstanding for more than 90 days have been fully provided। तो आपने क्या लिखना है, for 6 marks indicate what would be the basis for selecting debtors for circularizing positive and negative request for confirmation के क्या बेसिस होनी चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव कन्फर्मेशन की। तो अगर हम बात करें सुपर मार्केट्स जो हैं वो टोटल 12 हैं, 5 स्टार होटल टोटल 7 हैं, तो ये क्या हैं, स्मॉल नंबर लार्ज वैल्यू बैलेंसेस हैं, तो इनके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कन्फर्मेशन सेंड करनी चाहिए रादर देन नेगेटिव। क्या कहना, पॉजिटिव कन्फर्मेशन होनी चाहिए रादर देन नेगेटिव। हाँ, जो होलसेलर या रिटेलर हैं, स्पेशली रिटेलर, ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स लार्ज नंबर स्मॉल वैल्यू बैलेंसेस, तो इनकी नेगेटिव कन्फर्मेशन हो सकती है, लेकिन साथ अदर फैक्टर्स भी देखने हैं। क्या, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज असेस्ड एज लो रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन रेट इज एक्सपेक्टेड, and auditor is not aware of the circumstances that respondent will not reply to the auditor। क्या ख्याल है, ये बातें करनी कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। पार्ट बी क्या कहता है, ब्रीफली एक्सप्लेन एज हाउ वुड यू डील विद अ सिचुएशन वेयर अ डेटर कंफर्म अ बैलेंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अमाउंट अपीयरिंग इन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मीन अगर डेटर ने जो बैलेंस कंफर्म किया है वो क्लाइंट के रिकॉर्ड में जो बैलेंस आ रहा है उससे डिफरेंट है, तो कैसे डील करेंगे हम, कैसे डील करेंगे, कंसीडर करेंगे वेदर द डिफरेंस इज ड्यू टू आइटम इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट, मीन टाइमिंग डिफरेंसेस, वेदर मिसस्टेटमेंट इन क्लाइंट रिकॉर्ड या मिसस्टेटमेंट इन पार्टी रिकॉर्ड, वेदर देयर आर एनी डिस्प्यूटेड सेल्स लाइक कंसाइनमेंट या सेल रिटर्न, possibility of fraud, weaknesses in internal control, and we will discuss the matter with the management to adjust in the financial statement, as well as we need to revise our risk of material misstatement, we need to revise the effect on nature, timing, extent of audit procedure। ये कोई बातें करनी है, कितने मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं इसमें, 5 वो डिफरेंस वाले पॉइंट डिस्कस करना है, मैनेजमेंट से एडजस्टमेंट, रिस्क मटीरियल स्टेटमेंट को भी हमने रीअसेस करना है और रिवाइज करना है, इफेक्ट ऑन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी। क्या ख्याल है, कवर किया हुआ हमें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिलेगा, लिस्ट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट मे बी परफॉर्म्ड एन ऑडिटर टू वेरीफाई द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पेरोल एंड रॉ मटीरियल परचेज। सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने हैं, रॉ मटीरियल परचेज को सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, कॉस्ट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर थे हमारे पास, एनआरवी को वेरीफाई करने के प्रोसीजर्स थे, साथ आपने क्या करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने क्या करना है, इन्वेंट्री काउंट अटेंड करके इंश्योर करना है दैट इन्वेंट्री अवेलेबल इन कंपनी प्रीमिसेस, इंश्योर करना है दैट पीआईआर हैज़ बीन एडजस्टेड अगेंस्ट इन्वेंट्री काउंट, कट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो वो इन्वेंट्री के प्रोसीजर हमने काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं, तो वो सारे छाप दें, 6 नंबर कवर हो जाएंगे। पेरोल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको लिखने हैं, तो स्टार्टर का सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख दो, लीवर्स का सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख दो, ट्रेसिंग कर लो एक्यूरेसी के लिए, ट्रेसिंग कर लो एक्यूरेट रेट के लिए, ट्रेसिंग कर लो क्लॉक कार्ड्स के साथ
एक्यूरेट आवर्स के लिए क्या ख्याल है? ऑथोराइजेशन को आप चेक कर लो कि 2 पीपल जब ऑथोराइज कर रहे हैं तो उसके भी लिखे जा सकते हैं रटा। हाँ, जो मेनली हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर यहाँ पे लर्न करने हैं वो अब लर्न करने हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होंगे। बैंक रिकंसिलिएशन की अगर हम बात करें तो बैंक रिकंसिलिएशन में मेनली 2 बुक्स यूज़ होती हैं, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक, जिसको बैंक बुक का नाम भी दिया जाता है। ऐसी बात है। कैश बुक में जो चीज़ डेबिट होती है वो उधर क्या होती है? क्रेडिट। ये बात हमें पता है। पासबुक में जो चीज़ क्रेडिट है वो कैश बुक में क्या होती है? डेबिट। कैश बुक में जो ऐड हो रहा है वो डेबिट होगा और जो माइनस हो रहा है वो क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन पासबुक में जो ऐड होगा हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट होगा और जो माइनस होगा हमारे अकाउंट से वो क्या होता है? डेबिट। ऐसी बात है। और अगर हम देखें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की, अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करें तो कुछ 4 तरह के हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। एक नज़र आता है अनप्रेजेंटेड चेक्स, एक हमें नज़र आता है अनक्रेडिटेड चेक्स, एक हमें नज़र आता है डिसऑनर्ड चेक्स और चौथी चीज़ बैंक चार्जेस। सो बैंक रिकंसिलिएशन को वेरीफाई करने के हमने प्रोसीजर लिखने हैं। क्या ख्याल है? पहले तो ये बातें करते हैं अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड, डिसऑनर्ड बैंक चार्जेस होते क्या हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हैं? वो चेक्स हैं जो हमने किसी को पेमेंट करनी थी और हमने उसे चेक दिया, लेकिन अभी तक वो बैंक में चेक लेके प्रेजेंट नहीं हुआ। मीन हमने उसे पेमेंट करनी थी, चेक दिया, तो हमने चेक दिया तो कैश बुक में हमने क्रेडिट लिख दिया, लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ चेक लेके। मीन हमारी पासबुक में डेबिट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में देख लेंगे कि डेबिट हुआ या नहीं हुआ। अनक्रेडिटेड चेक्स क्या है? कि हमने किसी से पैसे लेने थे, उसने हमें चेक दिया तो हमने कैश बुक में उसका डेबिट लिख दिया, अभी तक हमने या तो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, मीन हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ, या अभी तक उसकी डेट नहीं आई, उसकी डेट शायद नेक्स्ट मंथ की थी तो इसलिए करंट मंथ में वो क्या है? अनक्रेडिटेड चेक। तो नेक्स्ट मंथ में देख लेंगे वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डिसऑनर्ड चेक क्या है? कि हमने किसी से पेमेंट लेनी थी, उसने हमें चेक दिया तो हमने कैश बुक में डेबिट लिख लिया, लेकिन जब हमने बैंक में प्रेजेंट किया तो आगे से बाउंस बैक हो गया, मीन डिसऑनर हो गया, मीन वहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसे क्या करना होता है? इसे कैश बुक में क्रेडिट करके ख़त्म करना होता है। क्या ख्याल है? बैंक चार्जेस क्या है? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो चोरी चुपके बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या कर लिए हैं? काट लिए हैं, मीन हमारा अकाउंट इससे रिलेटेड क्या हो गया है? डेबिट हो गया है, लेकिन कैश बुक में ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो उन्हें हमने क्या करना होता है? कैश बुक में क्रेडिट करके लिखना होता है। क्या ख्याल है? बैंक रिकंसिलिएशन को वेरीफाई करना है तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं इनको भी वेरीफाई करना होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक हम जो है वो वेरीफाई करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक हम वेरीफाई करेंगे कहाँ से? फ्रॉम प्रीवियस मंथ कैश बुक। ओपनिंग बैलेंस मेनली वेरीफाई करेंगे कहाँ से? प्रीवियस मंथ कैश बुक का क्लोजिंग ही करंट का ओपनिंग है। क्लोजिंग बैलेंस हम वेरीफाई करेंगे कहाँ से? बैंक कन्फर्मेशन से, बैंक कन्फर्मेशन लेटर के थ्रू। 2 प्रोसीजर ये बन जाएंगे। तीसरा अर्थमेटिक चेक हमने परफॉर्म करना है ऑफ रिकंसिलिएशन टू वेरीफाई इट्स अर्थमेटिक एक्यूरेसी। उसके बाद बातें कर देनी है इनके ऊपर कि देखना है आइटम्स अपीयर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बट नॉट अपीयर्ड ऑन पासबुक आर अनप्रेजेंटेड चेक्स, सो चेक दे आर प्रेजेंटेड टू द बैंक इन नेक्स्ट मंथ बैंक स्टेटमेंट। एक प्रोसीजर ये बन गया। Items appeared on debit side of cash book but not on the passbook are uncredited checks. Check they are cleared या credited to next month bank statement. फिर
Items appeared on debit side of cash book but not on passbook and has been dishonored. Ensure या verify they are credited to the cash book कि cash book में credit हुए या नहीं. फिर items appeared on passbook as bank charges, check they has been credited to the cash book. तो 4 प्रोसीजर इनके ऊपर बना दो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को देख लो और एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी को लिख लो, तो कितने कुछ 7 प्रोसीजर बन जाएंगे और 5-6 नंबर के लिए एग्जामिनर ये टेस्ट करते हैं, तो ये हमें एक दफ़ा हाथ से बना लेने हैं ताकि अगर एग्जामिनर दोबारा इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट करते हैं तो हमें ये बैंक रिकन्सिलिएशन के प्रोसीजर लिखने आते हों। क्लियर होती बात। वापस अगर हम आ जाए अपने क्वेश्चंस में, सो ऑटम 11 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर फॉर 6 + 7 13 + 6 19 + 6 25 मार्क्स के लिए। क्या टेस्ट किया उसने? एक क्वेश्चन का पार्ट ए है फॉर 6 मार्क्स, डिस्कस वेदर इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू यूज नेगेटिव कन्फर्मेशन प्रोसीजर इन द अबव सिचुएशन। तो अबव सिचुएशन को रीड करके देखेंगे कि इसमें नेगेटिव कन्फर्मेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, वही जो 4 कंडीशन थी, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, वही 4 कंडीशन के अकॉर्डिंगली बात करनी है। So you are the manager on the audit of Ghazi Power Limited GPL, a transmission and distribution company for the year ending 31st October 2011. Always underline the year end 31st October 2011. On the company's request, your firm has agreed to complete the audit by 20th November 2011. 31st October, तो आपने 20 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है। In order to meet the audit deadline, you are considering various measures which include sending request for negative confirmation related to balance due on 31st August 2011. इन confirmation ईयर एंड के बाद की बजाय आप बिफोर ईयर एंड सेंड कर रहे हो तो एक्सेप्टेबल होता है ये समटाइम, अगर क्लाइंट का कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो, क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल ना हो। तो फिर हम क्या करते हैं, जिस डेट पे कंफर्मेशन सेंड की है उस डेट से ईयर एंड तक हम जो है वो देखते हैं कि जो भी मूवमेंट थी वो कम्प्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्डेड थी। कंफर्मेशन डेट से ईयर एंड तक हम इंश्योर करते हैं कि कंपनी के कंट्रोल सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे थे। कंफर्मेशन डेट से फिर ईयर एंड तक हम देखते हैं एज एनालिसिस अगर कोई परफॉर्म किया गया तो एप्रोप्रिएट था, और हम कुछ कट ऑफ टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं। तो कंपनी का ईयर एंड 31 अक्टूबर है, डेडलाइन की वजह से बैलेंसेस 31 अगस्त को वेरीफाई किए जा रहे हैं। ऑन 31 अगस्त 2011 टोटल डेटर्स एग्रीगेटेड ₹45 million. 50% of the amount is due from 15 major debtors, where the total number of debtor is 2450. Moreover, GPL's management is not allowing you to send a request for confirmation of balance to SSO Limited. एक कस्टमर को रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड नहीं हमें करने दी जा रही, which is among the one of the 15 major debtors, जो कि मेजर डेटर में से एक है, because of certain ongoing legal dispute. लेकिन देखेंगे अगर जेन्युइन रीज़न है तो ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे। Your previous experience with the client and the result of initial risk assessment procedure suggest that the risk of material misstatement is low. हाँ, एक कंडीशन तो नेगेटिव कन्फर्मेशन की पूरी होगी कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क जो है वो लो है। Discuss whether it would be appropriate to use the negative confirmation procedure in the above situation. तो बात करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। नेगेटिव कन्फर्मेशन सेंड करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। Low initial risk of material misstatement assessment, which is okay in this case. A large number small value account balances, हाँ अगर ये 15 मेजर डेटर्स को छोड़ के बाकी देखा जाए तो माइट भी ये मीट हो सकता है। लो एक्सपेक्टेशन रेट इज़ एक्सपेक्टेड, जो कि शायद अगर देखा जाए मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट लो है तो शायद ये भी लो होगा। लेकिन साथ auditor is not aware of any circumstances that the respondent will not reply.
जो कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्यों एक डेटर जो है वो आपको कंफर्म नहीं करने दिया जा रहा। तो अगर तो ये चारों अब कंडीशन मीट हो रही हैं तो नेगेटिव कंफर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज पॉजिटिव। हाँ, ये जो 15 मेजर डेटर्स हैं, ये शायद 15 मेजर डेटर्स ये 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन भी हैं, तो ये लार्ज नंबर स्मॉल वैल्यू काउंट बैलेंसेस कंडीशन मीट नहीं कर रहा, तो इनके लिए तो पॉजिटिव कंफर्मेशन ही होनी चाहिए, इनके लिए नेगेटिव एप्रोप्रिएट नहीं है। कितनी 6 नंबर के लिए बातें की जा सकती हैं, क्या ख्याल है? सिर्फ वो 4 कंडीशन लिखने से 4 नंबर पूरे होंगे, पूरे 6 नहीं होंगे। ये साथ ये बात करना पड़ेगी, ये जो 15 मेजर है इनके लिए क्या करना है। Part B. What audit procedure should be performed at the year end if request for confirmation of balance are sent on 31st August 2011? कि अगर ईयर एंड 31 अक्टूबर है और आप कंफर्मेशन 31 अगस्त को करते हो, तो ईयर एंड पे आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? तो क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? इंश्योर करोगे दैट debtor balances has been completely accurately recorded between 31st August to year end date. Ensure करोगे that company's control system is appropriately effectively working through test of control. Review करोगे aged analysis performed by the company to ensure provision for doubtful debts has been properly accounted for. Compare करोगे balance of 3 months like from अगस्त टू अक्टूबर, 3 मंथ्स ही बनते हैं ना, ये 2 मंथ्स बनते हैं, सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स, टू बैलेंस ऑफ नवंबर एज वेल एज दिसंबर, मीन बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर एज वेल, कि इन 2 मंथ्स में एंड इन्वेस्टिगेट एनी एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। और क्या करोगे? परफॉर्म करोगे कट ऑफ टेस्टिंग अगेंस्ट सेल्स दैट सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन देयर करेक्ट पीरियड। और क्या करोगे? Balances of 31st October should be verified by alternative procedures like comparing balances with the post year end cash receipts to ensure cash has been received, या tracing receivable ledger balances to relevant invoices, dispatch notes, PIR entries and sale order from the customers। ये मिला के कोई 7 नंबर के लिए बातें करनी है, क्या ख्याल है? Part C. List the procedures that should be adopted due to management refusal to send a request for confirmation of balance to SSO Limited। तो उसके लिए आप क्या करोगे? Discuss reason for refusal for confirmation with the client management. Assess the reason for refusal, whether it is due to global customer, whether it is due to upsetting the customer, whether there is any dispute between client and his customer. If the management reason for refusal is acceptable, appropriate, then auditor should verify through alternative procedures. Alternative procedure क्या है? Inspection of post year and cash receipts to verify cash has been received against debtors. Tracing balances of receivables to relevant sales invoices, dispatch notes, PIR entries and order from the customers. And if management refusal is not acceptable, then the matter should be communicated with those charged with governance. And if permission is not allowed by those charged with governance as well, then auditor should consider impact on the audit opinion. Already discuss किया हमने previous questions में, क्या ख्याल है? So 19 मार्क्स के लिए चीज़ें टेस्ट हुई। नीचे 6 नंबर के लिए और भी क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड करना कि आपको लिस्ट द ऑडिट असर्शन रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड से एडिट ऑडिट असर्शन लिस्ट करनी है, तो क्या असर्शन हो सकती हैं? वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, 5 ही है। एंड स्टेट हाउ यू वुड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट दोज असर्शन। उनसे एडिट आप एविडेंस कैसे ऑब्टेन करोगे? वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। वैल्यूएशन को कैसे वेरीफाई करोगे? वैल्यूएशन को कैसे वेरीफाई करोगे? कंपेयर कर लोगे विद कंट्रोल अकाउंट और रिव्यू कर लोगे टू आइडेंटिफाई एनी अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। कंप्लीटनेस के लिए क्या करोगे आप?
कंप्लीटनेस के लिए क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे किसके साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, लाइक कोई रसीट्स हैं, कोई वाउचर्स हैं, उनके साथ। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए आप क्या करोगे, कैश इन हैंड है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंपनी के पास हैं, तो इंश्योर कर लोगे थ्रू फिजिकल इंस्पेक्शन दैट कैश इज अवेलेबल इन कंपनी प्रीमिसेस। एग्जिस्टेंस के लिए फिजिकली काउंट कर लोगे आप, कंपेयर कर लोगे करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर, और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए इंश्योर कर लोगे दैट प्रेजेंटेड अंडर करंट एसेट इन बैलेंस शीट एंड इफ बैलेंस इज नेगेटिव शुड बी प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। क्या ख्याल है, बातें की जा सकती हैं। ऊपर कुछ सिनेरियो भी है, सिनेरियो अगर हम देखें तो क्या कहता है, यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम ऑन द ऑडिट ऑफ फ्रेश मीट प्राइवेट लिमिटेड विच सेल्स फ्रेश मीट प्रोडक्ट्स टू 25 रिटेल आउटलेट्स। Each outlet holds cash at the year end. Sales are made on cash as well as against credit cards. All the accounting records are maintained at the outlets and balances with the head office are reconciled on a monthly basis. तो ऐसा ऑन जनरली बातें करनी है, सिनेरियो के साथ रिलेट कुछ भी नहीं होता। ऑन जनरल क्या 5 असर्शंस होती हैं कैश से रिलेटेड, और उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, एक एक प्रोसीजर लिख दो, 6 मार्क्स है। क्या ख्याल है। थोड़ा और अगर हम आगे चलें तो ऑटम 10 में भी हमें एक क्वेश्चन मिलेगा 6 + 8 14 मार्क्स के लिए। करना क्या आपको, स्टेट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट यू वुड कैरी आउट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है आपके पास। ऊपर कुछ सिनेरियो भी है, यू आर द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ अल हक लिमिटेड। The company is a trading concern and 70% of its business relate to imported goods. The chief accountant has provided you the bank reconciliation statement of all the bank accounts along with the bank statement. तो वेरीफाई करना है बैंक बैलेंस को, तो इसके लिए एक तो आप क्या करोगे, बैंक कन्फर्मेशन लेटर ऑब्टेन कर लोगे, ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई कर लोगे विद प्रीवियस कैश बुक, क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई कर लोगे बाय रिकंसाइलिंग विद बैंक कंफर्मेशन लेटर। उसके बाद थोड़े से बैंक रिकंसिलिएशन के इसमें प्रोसीजर आ जाएंगे, वही जो हमने पीछे पढ़े, अरिथमेटिक चेक आप परफॉर्म कर लोगे, बैंक चार्जेस को देखोगे क्रेडिट टू कैश बुक है या नहीं है, क्या ख्याल है, एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। अनक्रेडिटेड चेक्स को आप वेरीफाई कर लोगे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ बैंक स्टेटमेंट, अनप्रेजेंटेड चेक्स को आप वेरीफाई कर लोगे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ बैंक स्टेटमेंट, डिसऑनर चेक को आप वेरीफाई कर लोगे कि हैज़ बीन क्रेडिट टू द कैश बुक है या नहीं। क्या ख्याल है, प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं, वही मेनली बैंक रिकंसिलिएशन वाले। 7-8 नंबर के लिए एक और पार्ट है, आइडेंटिफाई एनी 8 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू वुड वेरीफाई फ्रॉम कंफर्मेशन रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। बैंक से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो वो आपने बतानी है। तो अकाउंट्स के टाइटल, नेम ऑफ अकाउंट्स होल्डर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अकाउंट्स न्यूली ओपन ड्यूरिंग द ईयर, क्लोज ड्यूरिंग द ईयर की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अकाउंट्स हु आर ट्रांसफर टू अदर नेम या हु आर ट्रांसफर फ्रॉम अदर नेम टू कंपनी नेम, उनकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्या ख्याल है, ओवरड्राफ्ट्स की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, एनी सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट लोन उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, एनी लीज या लोन की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ऑलरेडी रटा हमने पढ़ा हुआ है कैश बैंक कंफर्मेशन क्या होती है, क्या प्रोसीजर्स है और क्या उसके इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा ही आपने मेंशन करना है। कितने मार्क्स के लिए, 8 गुड मार्क्स के लिए। थोड़ा और अगर हम आगे चलें तो हमें एक क्वेश्चन और मिलेगा, क्वेश्चन एक हमें और मिलेगा अच्छा सा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, required describe in detail the audit work you will carry out on check supplier statement to the balances on the purchase ledger। मीन्स सप्लायर स्टेटमेंट को परचेज लेजर के साथ चेक कैसे करोगे आपने, उसके लिए ऑडिट वर्क बताना है। और एक सिनेरियो भी है, सिनेरियो एडिट करके देखते हैं, शायद कुछ साथ चीज़ रिलेट करना पड़ जाए।
Your firm is the auditor of Trambridge Engineering, and you have been asked to suggest the audit work you will carry out in verifying accounts payable and purchase accruals at the company's year end for 30th September 2023. You attended the inventory count at the year end. The company operates from a single site, and all raw materials for production are received by the goods inward department. When the materials are received, they are checked for quantity and quality to the delivery note and purchase order. And a multi-part good received note GRN is made out and signed by the storekeeper. तो अच्छे कंट्रोल्स हैं परचेज सिस्टम के, हमने पढ़े हुए हैं. गुड्स रिसीविंग पे क्वालिटी क्वांटिटी चेक परफॉर्म करना है, मैचिंग विद ऑर्डर करनी है, प्री नंबर GRN बनाया जा रहा है. If there are any problem with the raw material, a discrepancy note is raised which gives the detail of the problems, for example, incorrect quantity or faulty materials. The purchase accounting department receive the purchase invoices, check them to the purchase order and GRN, and post them to purchase ledger. At the end of each month, payments are made to suppliers. The purchase ledger is maintained on a PC. The main sundry payables and accruals at the year end include wages, accruals, and associated tax payable, sales tax payable, time dependent accruals such as interest on a loan and overdraft, telephone, heat and light, and other expense paid in arrears. Most employees' wages are paid weekly in arrears. तो करना क्या, मैं 4 नंबर के लिए डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑडिट वर्क यू विल कैरी आउट टू चेक सप्लायर स्टेटमेंट टू द बैलेंस ऑन परचेज लेजर. मीन सप्लायर स्टेटमेंट को परचेज लेजर बैलेंस के साथ चेक करने के लिए आप क्या ऑडिट वर्क परफॉर्म करोगे. तो क्या करोगे आप, पहले तो ऑब्टेन करोगे क्या सप्लायर स्टेटमेंट और उसको कंपेयर करोगे विद द लिस्ट ऑफ सप्लायर टू आइडेंटिफाई statements are from approved supplier. क्या क्या कंपेयर करोगे आप लिस्ट ऑफ सप्लायर ऑफ करंट विद प्रीवियस ईयर लिस्ट टू आइडेंटिफाई या टू इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट इफ देयर इज एनी मिसिंग सप्लायर. मीन उसकी रीजन क्या है, क्या क्या. फिर आप क्या करोगे, सप्लायर स्टेटमेंट तो आ गई, इनको कंफर्म भी करोगे कहाँ से, फ्रॉम सप्लायर ऑन सैंपल बेसिस के वाकई ही ये स्टेटमेंट उनकी हैं, कहीं कोई फेक तो नहीं आपके लिए बना के भेजी. फिर आप कंपेयर करोगे सप्लायर स्टेटमेंट को विद परचेज लेजर, लेकिन परचेज लेजर के साथ कंपेयर करने से पहले आप परचेज लेजर को रिकंसाइल करोगे विद कंट्रोल अकाउंट टू आइडेंटिफाई एनी पोस्टिंग एरर्स. सप्लायर स्टेटमेंट को सप्लायर लिस्ट के साथ कंपेयर करोगे, लिस्ट विद प्रीवियस ईयर लिस्ट कंपेयर करोगे, कंफर्मेशन करोगे सप्लायर से स्टेटमेंट की, और बिफोर कंपैरिजन आप परचेज लेजर को भी कंपेयर करोगे किसके साथ, विद कंट्रोल अकाउंट. ये 4 बातें करनी. 4 नंबर. 3 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट परचेज कट ऑफ हैज बीन करेक्टली कैरिड आउट एट द ईयर एंड. परचेज का कट ऑफ लिखना है आपको 3 मार्क्स के लिए. हमने ऑलरेडी परचेजेस के कट ऑफ के प्रोसीजर कहीं पे पढ़े हुए हैं शायद. क्या करना है हमने, ट्रेस आ सैंपल ऑफ क्या GRNs रेज्ड, कहाँ पे, रेज्ड इन द लास्ट वीक ऑफ करंट पीरियड. क्या ख्याल है, यही बात थी. करंट पीरियड मीन अगर दिसंबर ईयर एंड है तो दिसंबर के लास्ट वीक वाले ट्रेस करने हैं टू रेलेवेंट किनके साथ, इनवॉइसेस एंड लेजर बैलेंसेस. इनवॉइसेस एंड लेजर बैलेंसेस. क्या ख्याल है, साथ लिख लो एंड एग्री डिटेल. किस लिए, दिस इज टू इंश्योर, दिस इज टू इंश्योर क्या, परचेजेस एंड payables are recorded in कहाँ पे,
करंट पीरियड ओनली करंट पीरियड में ही रिकॉर्डेड है, गलती से नेक्स्ट पीरियड में नहीं चले गए। उसके बाद हमने एग्जाम्पल और ट्रेस करना है, कौन सा, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट पीरियड वाले। तो क्या हमने लिखा, ट्रेस आ सैंपल ऑफ GRNs, कौन से, रेज्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट पीरियड, मीन जनवरी के फर्स्ट वीक वाले, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट पीरियड, किसके साथ, टू रेलेवेंट इनवॉइसेस एंड लेजर बैलेंसेस, और साथ क्या करना है, एग्री डिटेल, किस लिए, दिस इज टू इंश्योर क्या, परचेजेस एंड पेबल्स आर रिकॉर्डेड, कहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए, इन द नेक्स्ट पीरियड ओनली, गलती से करंट पीरियड में तो नहीं आए हुए। 3 नंबर है, तो एक और प्रोसीजर लिखना है हमने, क्या लिखना है, जो डेबिट नोट इशू हुए हैं किसके अगेंस्ट, परचेज रिटर्न के अगेंस्ट, तो क्या करना है आपने, ट्रेस आ सैंपल ऑफ डेबिट नोट्स इशूड immediately before and after year end, before and after year end, किसके साथ ट्रेस करना है, टू रेलेवेंट इनवॉइसेस एंड लेजर बैलेंसेस, किस लिए, दिस इज टू इंश्योर परचेज रिटर्न, दिस इज टू इंश्योर परचेज रिटर्न has been adjusted in correct period, मीन जो करंट पीरियड सेटेड थी वो करंट में एडजस्ट होनी चाहिए, जो नेक्स्ट पीरियड सेटेड थी वो नेक्स्ट में एडजस्ट होनी चाहिए। ये 3 सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं किस चीज़ को, परचेजेस या पेबल्स का कट ऑफ टेस्ट करने के, स्ट्रेट फॉरवर्ड। साथ एक और पार्ट है फॉर 4 मार्क्स, ensure that sundry payables and accruals are correctly stated, देखना है कि sundry payables और accruals correctly stated हैं या नहीं, तो उसके आपने जो है वो प्रोसीजर लिखने हैं। तो correctly stated हैं या नहीं, तो क्या करना है आपने, एक तो आप कंपेयर कर लो, क्या, करंट ईयर बैलेंसेस विथ प्रीवियस ईयर balances to identify any differences, correctly stated हैं यानी उसके लिए आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो, क्या, लिस्ट ऑफ पेमेंट्स विथ लेजर बैलेंसेस, अगेन किस लिए, टू आइडेंटिफाई एनी फ्लक्चुएशन, क्या ख्याल है, और क्या किया जा सकता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। तो एग्री कर लो, क्या, बैलेंसेस इन लेजर्स टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या ख्याल है, और क्या किया जा सकता है, कोई कैश पेमेंट्स के साथ भी वेरीफाई किया जा सकता है। सो क्या कर लो, इंस्पेक्शन कर लो ऑफ पोस्ट ईयर एंड कैश पेमेंट्स की, क्या ख्याल है, इसलिए टू आइडेंटिफाई any missing
या inaccurate रिकॉर्डिंग। को 3-4 प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं एक्यूरेसी से रिलेटेड, क्या ख्याल है? एक दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस कर लेना है। आज अभी हमने एक ये क्वेश्चन नंबर 18 कवर किया है, बीच में ये 2 क्वेश्चन 17 और 16 अभी कवर करना रहता है। एक हमने आज क्वेश्चन 13 कवर किया है, एक हमने क्वेश्चन 12 कवर किया है, और हमने एक क्वेश्चन 11 कवर किया है। क्वेश्चन 14 का पार्ट A1 हमने कवर किया है, और इधर से हमने ये एक क्वेश्चन 9 कवर किया है। क्वेश्चन 8 का हमने कवर किया है, ये एक शेयर प्रीमियम वाला छोड़ के, और शायद हमने एक क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर किया साथ। तो प्लीज़ कोशिश करनी है एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस अच्छी से कर लेनी है, हाथ से गुजार लेने हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इनको हवा में नहीं कवर करना। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? स्टूडेंट के साथ मसला है, पता है ये चीज़ कैसे लिखनी है, लेकिन लिखी नहीं जा रही। क्यों? आज से प्रैक्टिस नहीं की हुई। प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया होगा, प्रैक्टिस से ही आपके वर्ड्स मिलेंगे, आपके हाथों में फ्लुएंसी आएगी कि बात मैंने करनी कैसे है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लोगे। चैप्टर 8 में कुछ चीज़ें और हैं जो होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके चैप्टर 8 को वाइंड अप कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।